2 अगस्त सामान्य युग से 216 वर्ष पूर्व। गन्ने के धूप से तपे मैदानों पर रोमन गणराज्य ने केवल एक युद्ध नहीं हारा, बल्कि उसने पूरी तरह से विनाश का सामना किया। एक ही दोपहर में योजनाबद्ध और घुटन भरे कत्लेआम के दौरान कार्थेज के सेनापति हनीबल बारका ने रोम की अब तक की सबसे बड़ी सेना को घेरकर नष्ट कर दिया। लगभग 70,000 रोमन नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतकों में 80 सीनेटर, 29 सैन्य ट्रिब्यून और कॉन्सल लूसियस एमेलियस पोलुस भी शामिल थे। जब इस आपदा की खबर राजधानी पहुंची तो शहर एक अस्तित्वगत पक्षाघात में डूब गया, जिसे मेटस पुनिकस यानी प्यूनिक भय कहा जाता है। ये इतना गहरा आतंक था कि उसने रोमन समाज की बुनियाद तक को हिला दिया। गुस्साए देवताओं को शांत करने के लिए फोरम बोरियम में इंसानों की बलि देकर उन्हें जिंदा दफना दिया गया। रोम पूरी तरह से खोखला, असहाय और पूरी तरह से टूट चुका था। इस सर्वोच्च विजय के क्षण में प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा चौराहा सामने आया। महाबल ने महसूस किया कि गणराज्य की धड़कन धीमी पड़ रही है, तो उसने अपने सेनापति से अंतिम प्रहार करने का आग्रह किया। उसने प्रसिद्ध रूप से कहा, वेंचेरिस्किस हनीबल विक्टोरिया उतिनेस्किस, यानी तुम जीतना जानते हो हनीबल, लेकिन जीत का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। महाबल ने वादा किया कि 5 दिनों के भीतर हनीबल रोम की राजधानी में भोजन कर सकता है, लेकिन हनीबल झिझक गया। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या होता अगर इस महान रणनीतिकार ने सुना होता? क्या होता अगर हनीबल अपने खून से सने अनुभवी सैनिकों को सीधे शाश्वत नगर की गर्दन की ओर उत्तर की तरफ मोड़ देता? हमारी वैकल्पिक समय रेखा में हनीबल रोमन शूरवीरों से छीनी गई सोने की अंगूठियों की गिनती करने के लिए नहीं रुकता। वो समझता है कि सैन्य प्रतिभा का कोई मतलब नहीं अगर उसे पूरी तरह से राजनीतिक पतन लाने के लिए हथियार न बनाया जाए। वो महाबल की दुस्साहसिकता को स्वीकार करता है। आदेश दिया जाता है, आगे बढ़ो। 10,000 मार्च करते जूतों की ताल, युद्ध हाथियों की चिंगाड़ और घुड़सवारों की खड़खड़ाहट के साथ मिलकर धरती को हिला देने वाली लय बनाती है। हनीबल की सेना प्राचीन भूमध्य सागर का एक डरावना संगम है। पो घाटी के उग्र गैलिक योद्धा अपने घातक फलकाटा तलवारों के साथ, अनुशासित इबेरियाई पैदल सैनिक और लगाम के बिना सवारी करने वाली बेजोड़ न्यूमीडियन हल्की घुड़सवार सेना। जैसे जैसे ये विशाल सेना उत्तर की ओर बढ़ती है, मार्च की रसद व्यवस्था बेहद कठिन होती जा रही है। हनीबल के सैनिक 24 घंटे से भी अधिक समय से लड़ रहे हैं। वे थके हुए हैं और उनकी आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी उनकी गति ही उनकी ढाल बन जाती है। कुछ ही दिनों में गणराज्य का सबसे बड़ा डरावना सपना हकीकत में बदल जाता है। हनीबल अंटे पोर्तास यानी हनीबल द्वार पर है। अब केवल एक सैद्धांतिक चेतावनी नहीं रह गया है, ये अब एक वास्तविक तथ्य है। कार्थेज के टोही सैनिक पूर्वी क्षितिज पर प्रकट होते हैं। उनकी चादरें टाइबर नदी के पार हवा में लहरा रही हैं। कार्थेज की छाया अब रोम के सूरज को ढकने आ गई है। लेकिन जब हनीबल शहर का निरीक्षण करता है तो उसे ठंडी रणनीतिक सच्चाई का एहसास होता है। 216 ईसा पूर्व में रोम कोई खुला गांव नहीं है। ये एक फैला हुआ भारी किलेबंद महानगर है जो सर्बियन दीवार से घिरा है। एक रक्षात्मक अवरोध जो 5.5 मील तक फैला है, कुछ जगहों पर 30 फीट ऊंचा और 12 फीट मोटा है। और यहीं हनीबल की रणनीतिक मुसीबत छुपी है। उसके पास कोई घेराबंदी उपकरण, कोई मीनारें, कोई मेढक तोड़ने वाले राम नहीं है। वो एक अभियान दल का सेनापति है जो शत्रु क्षेत्र के गहरे अंदर है। दीवारों के भीतर सेनातुस पॉपुलुस्को रोमानुस, रोम की सीनेट और जनता समर्पण करने से इनकार कर देती है। रोमनों का स्वाभाविक जिद्दी, लगभग विकृत हट से हार ना मानने की प्रवृत्ति से परिभाषित होता है। हर वो पुरुष नागरिक जो हथियार उठा सकता है उसे सेना में शामिल कर लिया जाता है। गुलामों को राज्य द्वारा खरीदा जाता है, उन्हें आजाद किया जाता है और हथियार दिए जाते हैं। हनीबल इन विशाल दीवारों पर सीधा हमला नहीं कर सकता क्योंकि इससे उसे भारी जानमाल की हानि उठानी पड़ेगी। इसके बजाय वो मनोवैज्ञानिक और आर्थिक थकावट की लड़ाई का सहारा लेता है। हनीबल की न्यूमीडियन घुड़सवार सेना ने पूरे शहर को घेर लिया, जिससे रोम का समुद्र से संपर्क पूरी तरह कट गया। हैनिबल की न्यूमीडियन घुड़सवार सेना ने पूरे शहर को घेर लिया, जिससे रोम का समुद्र और उपजाऊ कृषि क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह कट गया। वो शहर को भूखा रखकर झुकाने की कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि अंदरूनी घबराहट से या तो तख्ता पलट होगा या आत्मसमर्पण। हफ्ते महीनों में बदल करते हैं। रोम के अंदर भुखमरी फैलने लगती है। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगती है। नागरिक चमड़े की ढालें और चूहे तक खाने को मजबूर हो जाते हैं। फिर भी हर रात रोमन सीनेट मिलती है और सख्ती से यह फैसला करती है कि जो भी शांति शब्द बोलेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। तनाव पोर्टा कोलिना यानी कोलिन गेट पर चरम पर पहुंच जाता है, जहां हनीबल खूनी भटकाऊ झड़पों की एक श्रृंखला शुरू करता है।
रोमन हौसले को जलते तीरों की बौछार और अचानक घुड़सवार हमलों से परखता है। जहां हनिबल खूनी भटकाऊ झड़पों की एक श्रृंखला शुरू करता है, रोमन हौसले को जलते तीरों की बौछार और अचानक घुड़सवार हमलों से परखता है। रोम की घेराबंदी प्राचीन विश्व के भू राजनीतिक संतुलन को बदल देती है। जब रोम की भेड़िया फंसी और लहूलुहान दिखती है तो गणराज्य के नाजुक इतालवी सहयोगियों का जाल बिखर जाता है। कापुआ, टोरेंटम और दक्षिणी इटली का बड़ा हिस्सा औपचारिक रूप से विद्रोह कर देता है और अपनी निष्ठा कार्थेज को सौंप देता है। एड्रियाटिक के पार मैसेडोन के राजा फिलिप पंचम को इलीरिया में रोमन प्रभाव को कुचलने का मौका नजर आता है। वो हनिबल के साथ औपचारिक सैन्य गठबंधन पर हस्ताक्षर करता है, जिससे पहला मैसेडोनियन युद्ध शुरू होता है और ग्रीस अराजकता में डूब जाता है। भोजन, मदद और उम्मीद से वंचित रोमन रक्षा आखिरकार भीतर से टूट जाती है। चाहे वो किसी विश्वासघाती द्वार के जरिए हो या भूखी सीनेट के धीमे पीड़ादायक आत्मसमर्पण से, प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। रोम के दरुड़ टूट चुके हैं। चाहे वो किसी विश्वासघाती द्वार के जरिए हो या भूखी सीनेट के धीमे पीड़ादायक आत्मसमर्पण से, प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। रोम के गरुड़ टूट चुके हैं। रोम का पतन सिर्फ इटली के इतिहास को नहीं बदलता, बल्कि ये पश्चिमी सभ्यता की दिशा को भी चकनाचूर कर देता है। रोम का पतन सिर्फ इटली के इतिहास को नहीं बदलता, बल्कि यह पश्चिमी सभ्यता की दिशा को भी चकनाचूर कर देता है। रोम के बिना रोमन साम्राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। कोई पैक्स रोमाना नहीं होती। वो सदियों तक कायम रोमन शांति, जिसने ब्रिटेन से लेकर यूफ्रेट्स तक व्यापार, बुनियादी ढांचे और कानून को फलने फूलने दिया था। लैटिन भाषा कभी भी यूरोप की भाषाई नींव नहीं बनती। ईसाई धर्म जो सदियों बाद एक दूरस्थ प्रांत में जन्मा, उसे वे विशाल आपस में जुड़ी हुई साम्राज्यवादी सड़कें नहीं मिलती जिनकी वजह से वो पूरी दुनिया में फैल सका था। पश्चिमी यूरोप एक बिखरे हुए क्षेत्र के रूप में ही रहता, जिसमें केवल सेल्टिक और जर्मानिक जनजातीय राज्य होते और वो पूरी तरह से भूमध्य सागरीय प्रभाव से अछूता रहता। इस वैकल्पिक प्राचीनता में कार्थेज निर्विवाद समुद्री महाशक्ति के रूप में राज करता है। समृद्धि एक विशाल व्यापारी साम्राज्य में बहती है। पश्चिम को जीतने वाले व्यक्ति के सम्मान में स्मारक बनाए जाते हैं, लेकिन इतिहास को ठंडी हकीकतें चलाती हैं, न कि रोमांटिक कल्पनाएं। हैनिबल वो जानता था जो महाबल नहीं जानता था, कि 216 ईसा पूर्व में रोम पर चढ़ाई करना एक विनाशकारी सामरिक भूल होती। हैनिबल समझता था कि उसकी सेना कभी भी एक शत्रुतापूर्ण किलेबंद शहर को सफलतापूर्वक घेर नहीं सकती थी। वो जानता था कि रोम की असली ताकत उसकी विशाल छिपी हुई जनशक्ति में है, जिसमें 7 लाख से अधिक नागरिकों का भंडार था। हैनिबल ने लंबी थकाऊ लड़ाई को चुना, क्योंकि वही उसके लिए तर्कसंगत विकल्प था। उसमें रोम की गठबंधन प्रणाली को एक एक करके तोड़ने की कोशिश की, बजाय इसके कि अपनी पूरी सेना को सख्त सर्वियन दीवारों के सामने जोखिम में डाले। आखिरकार हैनिबल द्वारा रोम को लूटने की वैकल्पिक वास्तविकता इतिहास के सबसे आकर्षक क्या होता अगर सवालों में से एक बनी हुई है। ये एक तीखा स्मरण है कि महाद्वीपों, साम्राज्यों और पूरी सभ्यताओं का भाग्य अक्सर एक अकेले सेनापति के तंबू में रात के सन्नाटे में नक्शे को घूरते हुए लिए गए चुपचाप पीड़ादायक फैसलों पर टिका होता है।